तो जिस तरीके से अभी बच्चों हमने इसको देखा और समझा, आइए आगे बात करते हैं। ठीक है, अब आपको ये शब्द बाध्यकारी है या नहीं है, इसे जानने से पहले आपको एक परिस्थिति को समझना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर ये परिस्थिति क्या है, तो इस परिस्थिति का नाम है केशव नंदा भारती वाद। आप में से कई बच्चों ने सुना होगा, ज़्यादातर ने नाम सुना होगा केशवानंदा। ठीक है, केशवानंदा भारती केस, जो कि था स्टेट ऑफ केरला 1973 में। असल में होता क्या बच्चों, इस केस के अंदर आपको पता है कि सरकार ने बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स पास किए थे, और जिसकी वजह से सरकार जो है, अब देश के विकास के लिए ज़मीन लेना भी ज़रूरी था। सरकार बड़े बड़े ज़मींदारों के पास जाती, ज़मीन देने से मना कर देते, क्योंकि उन दिनों में एक आर्टिकल 31 था। तो सरकार ने इस मौलिक अधिकार में संशोधन करा, जिसका प्रयोग किससे, आर्टिकल 368 के प्रयोग करके, सॉरी आर्टिकल 368 का यूज़ करके। नाउ लिटरली नतीजा क्या निकला कि आर्टिकल 368 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, पर एक आर्टिकल 13 भी है। आर्टिकल 13 कहता है कि जब भी कोई राज्य, स्टेट, किसी भी मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में प्रावधान किया गया है या उपबंध है, उसको कम करने का प्रयास करता है या उसको छीनने का प्रयास करता है, तब ऐसे में राज्य के विरुद्ध हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। इसी को जुडिशियल रिव्यू की पावर भी कहते हैं। तो बच्चों, अब सवाल यहाँ पर यह आ गया कि क्या आर्टिकल 13 का हनन नहीं है, और साथ ही आर्टिकल 13 छोड़िए आप, आर्टिकल 31 का हनन नहीं है। आर्टिकल 31 फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी। मैं आपको बता दूं, सरकार ने आर्टिकल 31 के अंदर भी संशोधन कर दिए थे, 31A, 31B, 31C। साथ में अनुसूची यानी कि शेड्यूल 9 को भी बना दिया गया था। शेड्यूल 9 जो बना दिया गया था, इसके तहत अगर कोई भी कानून इसमें डाल दिया तो बच्चों याद रखिएगा कि शेड्यूल 9 में डालने के बाद वो जुडिशियल रिव्यू की पावर से बाहर हो जाता था। तो आइए अब आगे इसको देखते हैं। बहुत ही जटिल मुद्दा आने वाला है कि आखिर ऐसे निर्णय में क्या होता है। खैर, ये वह बात है जिसने इंडिया की जुडिशरी को ना किसी प्राउड फील कराया और इंडिया की जुडिशरी को बचा भी लिया। तो केशव नंदा भारती जजमेंट के बीच में 2 जजेस की टीम बट गई थी, एक तरफ 7 जजेस, एक तरफ 6। इस केस में 13 जज बैठे थे, जो कि आज तक की भारतीय किसी भी मामले में बैठने वाली सबसे अधिक जजों की संख्या है। एक्चुअली उस समय पर सुप्रीम कोर्ट में 13 ही जजेस थे टोटल, और अगर ज़्यादा होते तो शायद ज़्यादा भी बैठ जाते हैं। अब 7 जज ने यूँ कहिए कि सरकार के विरुद्ध फैसला दिया, यानी सरकार ने ये तो बोला कि आर्टिकल 368 में संविधान में कोई भी संशोधन किया जा सकता है, याद रखिएगा, उसको आर्टिकल 13 नहीं रोक सकता। पर एक बात है, एक थ्योरी निकल के आई, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जिसे बोलते हैं बच्चों मूल ढांचे का सिद्धांत। और इसके तहत ये तय किया गया कि सरकार चाहे तो संविधान के किसी भी भाग में कोई भी संशोधन कर सकती है, परंतु एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इसको आप यूँ समझिए कि आपने अगर एक मकान कंस्ट्रक्ट करा और आपने एक मकान बनाया, खैर कोई बात नहीं, आप मकान को रिनोवेट कीजिए, पेंट कीजिए, आप मकान पे कुछ भी कीजिए, परंतु आप अगर मकान के उस ढांचे को ही गिरा देंगे तो फिर इससे आप अर्थ निकालिए कि फिर बिल्डिंग ही नहीं रहेगी, तो क्या रिनोवेशन का मतलब। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ड यूज़ करा था, एडिफिस, ठीक है, और इसी को प्यार से बोलते हैं मूल ढांचे का सिद्धांत। खैर, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ और केशव नंदा बात के बारे में निश्चित ही बताऊंगा। ठीक है, अब मैं आपको उन जजेस के बारे में मिलवाता हूँ जिन जजेस ने इस फैसले में कहानी को पलट दिया। बच्चों, ये रहे वो जजेस। इसमें जो टीम थी 7 जजेस की, जो सरकार के खिलाफ गई थी, उसमें जस्टिस SM सिकरी भी थे। और SM सिकरी साहब का ये था कि वो उस समय पर भारत के मुख्य न्यायाधीश भी थे, साथ ही उनका रिटायरमेंट भी था। ये जो मामला आया था ये 24 अप्रैल 1973 को आया था। 25 अप्रैल 1973 को सिकरी साहब का रिटायरमेंट था। तो सिकरी साहब ने निर्णय लिया कि ठीक है, जाते जाते कुछ बड़ा काम करके जाऊंगा। लेकिन ये भी साथ ही आपको समझना चाहिए कि चीफ जस्टिस का पद कभी खाली नहीं रह सकता। वहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है शैल, आर्टिकल 124 में, मैंडेटरी है उनका ऑफिस। तो होता क्या है बच्चों, नियम है कि जो भी नियुक्ति करी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के जज की, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें CGI का कंसल्टेशन प्रमुख है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं, परंतु ये किसके कंसल्टेशन, परामर्श पे होती है, चीफ जस्टिस इंडिया के। तो सवाल ये है कि ये तो चलेगा, जाते जाते राय देगा बना तो, लेकिन प्रेसिडेंट ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर प्रेसिडेंट ने नियुक्ति करते समय अगर मान लीजिए कोई जज अनफिट होता है तो वो नंबर 1 पे होगा, उसके अलावा दूसरा वरिष्ठ जज ले लेंगे। नियम ये कहता है कि जो वरिष्ठ होता है, सबसे वरिष्ठतम होता है, उसको बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर सरकार ने 1 नहीं
दो नहीं, बल्कि तीसरे नंबर पे जो सूची में आ रहे थे उनको बना दिया, जिनका नाम था जस्टिस A.N. रे। यानी इनसे ऊपर दो वरिष्ठतम जज मौजूद थे, परंतु फिर भी इनको जो है वो बना दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया तो भारत में तहलका कट गया। भाई कैसे तहलका हो गया कि भाई ये तो एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी हो गई, ये तो हस्तक्षेप हो गया है, और इतने जजेस को सुपरसीड कर दिया गया। एक जज को छोड़ देते, वो भी क्यों छोड़ देते? अगर वो वरिष्ठतम हैं, फिट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली भी फिट हैं, फिजिकली भी फिट हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? फिजिकली इन द सेंस कि उनको कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे उनके कार्य करने पर प्रभाव पड़ सकता हो। तो बेटा इस मामले को बड़े भारत में कहा जाता है कि डार्केस्ट आवर ऑफ इंडियन जुडिशरी। जी हाँ, यही बोला जाता है, क्योंकि आप ये समझिए इसमें एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस से आप मतलब समझ रहे हैं। आज की डेट में 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, तो ज़्यादातर केसेस पता है किसके विरुद्ध है? सरकार के विरुद्ध है। और आप ये समझिए ज़्यादातर उन केसेस में सरकार पार्टी है। अब ऐसे में अगर आप खुद दिमाग लगाइए कि सरकार कहीं ना कहीं अपनी मर्जी से चुने हुए जजेस को बैठाल देगी और जुडिशरी की कोई भी कंसल्टेशन या कोई भी राय नहीं लेगी, तो कल को सरकार के विरुद्ध जो कोर्ट में फैसले हैं उसमें न्याय कैसे होगा? ये जंगल राज की भूमिका को बताता है, क्योंकि मान के चलिए संसद अपनी और न्यायपालिका भी अपनी, तो देश में जांच और नियंत्रण का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ चेक एंड बैलेंस, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सब धरा का धरा रह जाएगा। तो ये डार्क आवर था जुडिशरी के लिए। और इस मामले के जुडिशरी के बाद में चलते हुए बेटा 3 जजेस के इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, जिसमें पहला केस है, नोट कर लीजिए, जो PIL के माध्यम से हुआ था, जिसका नाम है SP गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। SP गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये PIL था, जनहित याचिका। इसको डाला गया। इस याचिका में पूछा गया कि सर एक बात कंफर्म कर दीजिए, ये वर्ड कंसल्टेशन बाइंडिंग है कि नहीं? बाइंडिंग मतलब बाध्यकारी है कि नहीं? तो इस शब्द पर बहस हुई, इस शब्द के बारे में पूछा गया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद के लिए सुसाइडियल अटेम्प्ट कर लिया। सर कैसा सुसाइड कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये वर्ड सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेशन है, इसका मतलब परामर्श होता है। और एग्जाम्पल दिया गया कि यदि डॉक्टर ने आपको बोला है कि दवाई सुबह दोपहर शाम खाना, आप नहीं खा रहे दोपहर में, आप ठीक नहीं होगे, आप जिम्मेदार होगे, परंतु वो सलाह बाध्यकारी नहीं है, आपने सिर्फ परामर्श लिया था कि ठंडा पानी पीऊँ कि गर्म पानी पीऊँ, कि क्या करूँ क्या ना करूँ। खैर, ये तो एक उदाहरण स्वरूप था। उसके बाद निर्णय ये निकला कि कंसल्टेशन शब्द बाइंडिंग नहीं है, इसका मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है अपनी एडवाइस देते हैं जजों के मामले में, नियुक्ति के मामले में, वो राष्ट्रपति को बाध्य नहीं करती। अब इस मामले का ये देखने को मिला, यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट ने सुसाइड अटेम्प्ट ऐसे कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बिल्कुल बाध्यकारी नहीं है, राष्ट्रपति का अपना विवेक है। और आप भी बड़ा अच्छे से जानते हैं कि राष्ट्रपति का अपना विवेक किसका विवेक होता है? 42वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 53 के साथ अनुच्छेद 74 को पढ़ा जाता है। आर्टिकल 74 ये स्पष्ट कहता है कि कोई भी ऐसा फंक्शन जो राष्ट्रपति परफॉर्म करेंगे उस फंक्शन में एड एंड एडवाइस किसकी होगी? PM प्लस यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। साथ ही ये भी कमेंट में बताइएगा कि आर्टिकल 74 में 44वां संविधान संशोधन किस सरकार ने किया था और क्या किया था, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। खैर, उसके बाद ये हुआ कि अब तो सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला आने के बाद सरकार बहुत खुश थी। सरकार को लगा अपने जजेस बनाएंगे, अपने जजेस बैठा लेंगे और बस बल्ले बल्ले। खैर, आगे देखते हैं बच्चों क्या हुआ। अब दूसरा केस तो होना ही था, है ना? दूसरा केस तो होना था। तो जो दूसरा केस था वो क्या हुआ, उसका नाम याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वर्ष 1993। वर्ष 1993। इसमें 9 संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 जजों की बेंच बैठी थी, और 9 जजों की बेंच, आपको पता होना चाहिए कि स्प्लिट बेंच होती है, सिंगल जज बेंच होती है, और मिनिमम जो है 5 जजेस बैठते हैं, उसको संवैधानिक पीठ कहते हैं। 5 जजेस बेंच यानी कि संवैधानिक पीठ होती है बच्चों। बैठे जजेस ने विचार किया इस मामले में कि देखते हैं क्या होता है। तो ये निर्णय निकल के आया कि अगर कंसल्टेशन वर्ड का कोई रोल होता ही नहीं, तो फिर कंसल्टेशन वर्ड जो है डालने की आवश्यकता पड़ती ही क्यों बाबा साहब ने अपनी स्याही वेस्ट करी? बाबा साहब को क्या आन पड़ी थी? बाबा साहब नहीं लिखते फिर वर्ड कंसल्टेशन, लेकिन उन्होंने कंसल्टेशन लिखा, नॉट द एडवाइस। नॉट द वर्ड एडवाइस इज मेंशन्ड देयर, द वर्ड इज कंसल्टेशन। तो ये तय हुआ कि जो कंसल्टेशन शब्द है उसका ठीक मतलब निकल के आ रहा है कि परामर्श है और ये बाध्यकारी है, और स्पेशली लिखा है कि कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इस बात में जो पुराना केस था 1982 का SP गुप्ता, उसको पूरी तरीके से पलट दिया गया। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जन्म होता है कोलेजियम प्रणाली का।
किसका जन्म होता है? कोलेजियम प्रणाली का, या कोलेजियम प्रणाली का भी जन्म होता है। और बच्चों कोलेजियम प्रणाली बना ली जाती है और इस कोलेजियम के तहत बाध्य कर दिया जाता है कि आज के बाद राष्ट्रपति को ये कोलेजियम जो है ये सलाह देगा, नाम देगा जजेस के। हाँ, ये ज़रूर है प्रेसिडेंट में उनको नहीं लगता इस जज के खिलाफ कुछ इंक्वायरी है, करप्ट है, तो वो इस केस में कोलेजियम के बताए हुए नाम को वापस कर सकते हैं, परंतु कोलेजियम ही नाम उनको आगे बढ़ा करके देगा। इसे कहते हैं कोलेजियम प्रणाली, ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही कमेंट में बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कोलेजियम बनता है वो कितने जजेस का बनता है। साथ ही हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति का जो कोलेजियम है उसमें कौन कौन बैठता है, ये मैं आपको आगे बताऊँगा। खैर, अब उसके बाद हुआ ये कि आपने दो केसेस देख लिए। एक तो 1993 वाले से पहले आपने 1982 का केस देख लिया बच्चों। अब सवाल आता है 1998 का। वर्ष था 1998, देश के अंदर राष्ट्रपति थे KR नारायणन। उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग करा। संविधान के अनुच्छेद 143 में स्पष्ट वर्णन है कि अगर कभी भी राष्ट्रपति चाहें तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, फैक्ट पे भी लॉ पे भी, कि ये तथ्य बताओ। फैक्ट मतलब क्रिमिनल सिविल मैटर एंड मैटर ऑफ एनी काइंड, एंड लॉ मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे भी एडवाइस ले सकते हैं। अब मेरा प्रश्न आपसे एक और है, क्या सुप्रीम कोर्ट बाध्य है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए? आपका उत्तर होगा हाँ। बिल्कुल जाइए शीशे के सामने और कहिए खुद को ना, क्योंकि ये उत्तर नहीं है बच्चों। इसलिए उत्तर नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति ने कोई सलाह मांगी है, सुप्रीम कोर्ट उससे बाध्य नहीं है, बाउंड नहीं है, जब तक कि वो सलाह प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ना हो, जब तक कि वो सलाह प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ना हो। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई सलाह दे दी है तो क्या राष्ट्रपति बाध्य है? बिल्कुल भी नहीं। सर सोर्स बता दीजिए, NCERT रेफर करिए, क्लास 11th पढ़िएगा, स्पष्ट लिखा है पैरा। आप कहेंगे तो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा उस पैरा को, और मैं उस मामले में NCERT को मांगता हूँ, क्योंकि सरकारी बुक, सरकारी एग्जाम, सरकारी आप बनोगे तो किसी और बुक पे जाने का कोई आशय बनता नहीं है। खैर, फिर तीसरा जजेस का केस हुआ। KR नारायण, श्री KR नारायण, आदरणीय KR नारायण, देश के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 143 के उन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कि भैया एक्सप्लेन मी द कोलेजियम, एक्सप्लेन मी द कोलेजियम। ये कोलेजियम होता है क्या है? और आपको पता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट जाहिर सी बात है कोलेजियम को एक्सप्लेन करेगा ही करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास 2 कोलेजियम काम करेंगे। तो भाई राष्ट्रपति जी ने क्वेश्चन पूछा कि किस तरीके से काम करेंगे? बोले हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति के लिए जो कोलेजियम होगा वो 4+1 का होगा। तो ये पूछा गया कि मतलब, बोले इसमें जो हेड करेंगे, इसको लीड करेंगे, वो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और साथ में 4 अदर सीनियर जजेस होंगे। मेरी बात सुनिएगा, मैंने स्पष्ट लिखा है, राइटिंग पे मत जाइएगा। 4 अदर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज होंगे, 1 CGI होंगे हमारे, जो कि एक ही हैं पूरे भारत के, और ये लीड करेंगे। और ये बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति का 5 लोगों का कोलेजियम, जो कि नाम दे देंगे उठा करके राष्ट्रपति जी को। ऐसा कोलेजियम किस में डिफाइन करा गया? 1998 के केस में। ना हाईकोर्ट के कोलेजियम को समझ लीजिए। हाईकोर्ट के कोलेजियम की अगर बात करें तो हाईकोर्ट का कोलेजियम आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि हाईकोर्ट के कोलेजियम में कितने जजेस होते हैं। मैं आप पे सुन रहा हूँ, 2+1 होते हैं कि नहीं? ये बड़े घटे तो नहीं है? चलो ठीक है, उत्तर यही है। तो बेटा हाईकोर्ट का कोलेजियम होता है, सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम होता है, लेकिन इन कोलेजियम के अंदर याद करिएगा ये जो कॉमन नंबर 1 पे आते हैं ये CGI होंगे, बाकी इसमें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज होंगे, इसमें हाई कोर्ट के जजेस हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। और बेटा ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चीफ जस्टिस इंडिया सुप्रीम कोर्ट के, और दोनों में चीफ जस्टिस होंगे, कहने का मतलब था कि चीफ जस्टिस ऑफ दी पर्टिकुलर हाई कोर्ट, इनकम्बेंट जो भी होंगे, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। ये कोलेजियम है 3 का और 5 का। खैर सर कोलेजियम भी बन गया, एक्सप्लेनेशन भी दे दी गई। अब क्या होगा सर? अब इस कोलेजियम प्रणाली के बाद में आपको क्या लगता है? जाहिर सी बात है कि सरकार आती है तो नीतियाँ और पॉलिसी तो बदलती ही बदलती है। अब देखते हैं सरकार क्या करती है। उन्होंने कोलेजियम के बारे में एक अपराध, एक आरोप गठित कर दिया कि कोलेजियम की वजह से भाई भतीजावाद बहुत बढ़ रहा है। अब आप कहेंगे भाई भतीजावाद क्या होता है? तो सुनिए बेटा, इसका सीधा अर्थ है कि जज का बेटा जज। सर जज का बेटा जज? हाँ बच्चे, अब जज ही जज का नाम प्रमोट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं चीफ जस्टिस हूँ हाई कोर्ट का और 2 अदर मेरे साथ हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज बैठे हैं, तो भाई जाहिर सी बात है मैं तो कहूँगा हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति उस व्यक्ति की करूँ ना जो मेरे मतलब का हो। जाहिर सी बात है, ऐसे आरोप लगने लगे। तो जब ऐसे आरोप लगने लगे तो सरकार ने एक भूमिका बनाई और सरकार ने कहा कि हम जुडिशरी के अंदर इंटरफियरेंस नहीं कर रहे, पर हम जुडिशरी के अंदर ये जो नेपोटिज्म चल रहा है, जिसे सो कॉल्ड कोलेजियम कहते हैं, हम इस कोलेजियम को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। और जब 2014 में सरकार बदली देश के अंदर, तो बेटा उस समय सरकार ने एक आयोग गठित कर दिया जिसका नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी कि राष्ट्रीय न्यायाधीश नियुक्ति आयोग।
ये रहा एनजेएसी। और इस एनजेएसी के अंदर उन्होंने सदस्यों की एक श्रृंखला बनाई जो कि निर्णय लेगी कि आज से देश के अंदर जजेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कौन अपॉइंट होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐड कर दिया, आर्टिकल 124 बात करता है एस्टेब्लिशमेंट, सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, तो 124 के अंदर ए ऐड कर दिया गया, जो कि कौन से संशोधन, 99वां संविधान संशोधन वर्ष 2014 में। अब आइए आपको मिलवाते हैं इस कोलेजियम में क्या ऐड कर दिया गया। तो उन्होंने इस कोलेजियम को हटा करके ये जो एनजेसी बनाया, जिसको वो अपना खुद का कोलेजियम से बेहतर प्रणाली कहते थे, इसमें उन्होंने 6 सदस्यों को जोड़ने की बात करी। 3 न्यायिक टीम से होंगे और 3 अन्य होंगे। कौन होंगे आइए देखते हैं। ये रहा एनजेसी एक्ट 2014 सिंपल सी बात कहता है 6 सदस्यों की बॉडी बनाओ, उसमें से एक जुडिशरी बनाओ और एक नॉन जुडिशियल बनाओ। सर जुडिशरी में कौन होगा? जुडिशरी में होगा बेटा भारत के मुख्य न्यायाधीश, जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, और ये दूसरे सीनियर मोस्ट जज होंगे। तो एक तो पूरी बॉडी सर मुझे सुप्रीम कोर्ट से दिख रही है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और एक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज एवं अन्य जज हो गए। ठीक है सर, चलता था, नियर अबाउट कोलेजियम की तरह हो गया। लेकिन बेटा साथ में उन्होंने ये और जोड़ दिया नॉन जुडिशियल, जो कि जुडिशियल नहीं होंगे। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना कि लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो जुडिशरी का कोई पोस्ट नहीं है, जुडिशरी की पद नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव के अंदर आती है। ठीक है, क्योंकि जब मिनिस्टर लग गया तो एग्जीक्यूटिव, लेकिन साथ में ये सदस्य भी हैं, सांसद के भी हैं, जाहिर सी बात है लोकसभा राज्यसभा की सीट से जीत के आते हैं, तो फिर ये साथ में लेजिस्लेटिव भी हैं। और बेटा इनके साथ में 2 अन्य एक्स और वाई जोड़ दिए जाएंगे। अब विवाद यहीं खड़ा हो गया, ये एक्स और वाई जो हैं इनको बोला गया कि भैया प्रतिष्ठित विधिवक्ता, विधिशास्त्री, एमिनेंट ज्यूरिस्ट या एमिनेंट पर्सन, लेकिन इनकी कोई खबर नहीं होगी ये कौन होंगे। परंतु एक समस्या और हो गई, इन 2 लोगों को चुनने के लिए, टोटल ये 3 हैं पर ये 2 हैं, इन 2 लोगों को चुनने के लिए अलग से एक 3 सदस्यों का फिर से पैनल बनेगा। तो अभी संरचना क्या मेरे समझ में आ रही है जो मुझे आपको समझानी है कि सर 6 लोग हो गए, इसमें कुछ न्यायिक हो गए, इसमें कुछ गैर न्यायिक हो गए, और सर गैर न्यायिक के अंदर 3 सदस्य हैं, जिसके अंदर आपने बताया कि एक विधि मंत्री होंगे, लॉ मिनिस्टर होंगे, एक एक्स होंगे, एक वाई होंगे, ये दोनों एमिनेंट होंगे, पता नहीं प्रतिष्ठित कौन से व्यक्ति होंगे। इनको अगेन चुनने के लिए 3 लोग लगेंगे। तो ये पूरी प्रणाली की बात करें तो 6 3 3। अब आइए देखते हैं 12 लोगों के सदस्य क्या करते हैं। तो बेटा उसके बाद जो एमिनेंट हैं इनकी एज एटसेट्रा के बारे में ये सब सारी जानकारी ये 3 सदस्य चुनेंगे। अब ये 3 सदस्य देखिएगा कौन है, और बहुत ही समझने वाली बात है कि ये अन्य 3 सदस्य कौन है बच्चों। इसमें एक प्रधानमंत्री जी होंगे आदरणीय, इसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, साथ में विपक्ष के नेता होंगे। आपको ये भी बताना है कि इस समय हमारे विपक्ष के अंदर नेता कौन है, जाने माने। ठीक है, अब अधीर रंजन चौधरी मत बोलिएगा, वो पुराने थे। ठीक है, तो बेटा इनमें से ये जो 2 एमिनेंट को चूज़ किया जाएगा, ये विपक्ष के नेता और सीजेआई और पीएम मिलकर करेंगे। अब आपको की दिक्कत क्या है सर, ये सीजेआई है तो, लीडर ऑफ अपोजिशन है तो, पीएम है तो, लेकिन बेटा आपको वो नहीं दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है। सर क्या बेटा, 1982 में जब एसपी गुप्ता का केस हुआ था तो सरकार का हस्तक्षेप था न्यायपालिका के अंदर, उसे एग्जीक्यूटिव इंटरफियरेंस बोला गया था, क्योंकि वो कंसल्टेशन शब्द को बाध्यकारी नहीं मान रहे थे। यहाँ भी तुम जरा समझो कि यहाँ पे भी कुछ ऐसा नहीं तुम्हें दिख रहा कि प्रधानमंत्री क्यों उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, लॉ मिनिस्टर और 2 एक्स-वाई क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं। और अभी तो कमाल की बात यह है कि ये जो पूरा 6 लोगों का एनजेसी आयोग बनेगा, जिसमें 3 न्यायिक हैं, 3 गैर न्यायिक हैं, इसमें से बीटो की शक्ति भी दे दी। सर ये बीटो क्या होता है? मतलब पूरा एनजेसी 6 लोगों से बना, इधर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं ओके, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज कह रहे हैं ओके, दूसरे वरिष्ठ जज कह रहे हैं ओके, इसके बाद लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं ओके, लेकिन ये एमिनेंट ज्यूरिस्ट बोल रहे हैं, ये एमिनेंट पर्सन बोल रहे हैं नॉट ओके। एमिनेंट आएगा, ज्यूरिस्ट नहीं आएगा। या एमिनेंट बोल रहे हैं नॉट ओके, तो बेटा इन लोगों को बीटो शक्ति दे दी गई। मतलब 4 के मत पे 2 का मत भारी। आप इस चीज़ को समझ रहे हैं? ये तो वही एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस की बात हो गई। जब ये इस तरीके से इंटरफेरेंस हुआ तो उसके बाद एनजीएसी को लेकर विवाद तो होना ही होना था। अब आता है तीसरे नंबर के बाद में चौथा जज केस, और साथ ही बहुत ही ज़्यादा विवादित केस, जिसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 2015 का केस। और ये माइलस्टोन केस साबित होगा क्योंकि 2014 के मामले को पूर्ण तरीके से पलट देगा। सर कैसे पलट देगा? तो बेटा इसमें चैलेंज हो गया संविधान का 99वां संविधान संशोधन, और उसको साफ साफ बोल दिया गया कि आर्टिकल 50 का हनन है, और आर्टिकल 50 को ऑलरेडी बेसिक स्ट्रक्चर का भाग माना गया है। कैसे? क्योंकि यही तो बात है कि केशव नंदा भारती के अंदर साफ साफ बोल दिया गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर संविधान के अंदर कुछ भाग हैं,
और हम उसकी व्याख्या कभी भी कर सकते हैं। ये भी याद रखिएगा, केशव नंदा भारती बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक पावर अपने पास रिजर्व कर ली कि आज हम ये जो लिस्ट बता के जा रहे हैं ये एक्सप्लिसिट नहीं है, ये लिस्ट एकदम एग्जॉस्टिव नहीं है कि आप कह दो बस ये लिस्ट हो गई, ये पूर्ण हो गई अपने आप में और अब बेसिक स्ट्रक्चर इनसे बाहर कभी डिफाइन नहीं होगा। नहीं, उन्होंने कहा कि समय समय पे यदादाई ही धर्मस्य, है ना, श्लोक है, तो बेटा हमें जब जब ज़रूरत पड़ेगी, जब जब लगेगा, तब तब हम बेसिक स्ट्रक्चर का दायरा बढ़ाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यही करा, उन्होंने साफ कह दिया कि आर्टिकल 50 का उल्लंघन है। आर्टिकल 50 कहता है कि J&E जुडिशरी एग्जीक्यूटिव कभी एक नहीं हो सकते। तो आपने जो अनुच्छेद 124 के अंदर ए जोड़ा है ना मैडम, 99वां संविधान संशोधन से वर्तमान सरकार के लिए, तो इसको हटा दीजिए। तो बेटा सरकार को इसको हटाना ही हटाना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास में किसी विधि की व्याख्या करने का अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट की गई व्याख्या अगर संविधान के फेवर में है तो ठीक है, अगर गैर संवैधानिक है तो तुरंत ही उस चीज़ में बदलाव करना पड़ेगा, मिटाना पड़ जाएगा। यही हुआ, कोलेजियम की घर वापसी हो गई, जजेस अपॉइंटमेंट जज ही करेंगे। भाई भतीजाबाद के आरोप लगते रहते हैं, आज भी लगते रहते हैं, हमेशा लगते रहेंगे, और NJAC का हो गया खात्मा, NJAC का हो गया खात्मा। आपके लिए एक और प्रश्न है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो बेटा नाम याद रखिएगा, ऑनरेबल HJ कानिया जी, 1950 से 1951 तक। अभी कौन से नंबर के चीफ जस्टिस चल रहे हैं? 50वें नंबर के, ठीक है। लास्ट के 5-6-7 याद करके हमेशा रखा कीजिएगा सीक्वेंस में, और पहले 5 स्टार्टिंग के भी याद करके रखा कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा, अब सबसे बड़ी कंडीशन ये आती है कि अगर किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है बच्चों, तो उसके लिए क्या अहर्यता होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। आर्टिकल 124 अपने आप में बहुत कंप्लीट आर्टिकल है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें यही मेंशन कर देता है। सर क्या मेंशन करता है कि कौन सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, कैसे बनेगा, क्या होगा, कैसे रिमूव किया जाएगा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर वर्णित हैं। 124 के अंदर करीब 7 क्लॉजेज हैं। उसी के 124 के 3 में लिखा हुआ है भाई, सबसे पहले प्राथमिक चीज़ है और होना भी चाहिए कि वह व्यक्ति देश का नागरिक होना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट नागरिक, हाउ कैन यू थिंक ऑफ बीइंग अ जज इन इंडिया? हाउ विल यू डिफाइन कि इंडिया इज़ माई कंट्री, इंडिया इज़ माई मदरलैंड? यू विल फील लाइक एलिनेटिंग द फैक्ट्स, है ना। चलो, दूसरी बात बेटा ध्यान देना, कम से कम 5 वर्षों का जज होने का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट के। 1 हाई कोर्ट का भी, 2 हाई कोर्ट का भी चल सकता है, 2 से ज़्यादा का भी चल सकता है। मान के चलो एक जज साहब हैं, वो 2 साल झारखंड के अंदर रहे, 3 साल MP में रहे, तो सर उनके 5 हम माने ना माने? भैया दोनों जोड़ के 5 हो रहे हैं ना। अब ये तो हो ही नहीं सकता एक साथ रहे, मजाक मत कर दीजिएगा, एक साथ कैसे रह लेंगे भैया? झारखंड MP में कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है ना। तो झारखंड MP अलग अलग हाई कोर्ट के होते हुए भी आप बन सकते हो सुप्रीम कोर्ट के जज, एलिजिबल हो प्रमोट होने के लिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सीधे कोई वकील जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। हाँ जी, बन सकता है, अगर वो हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं 10 साल से, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा कोर्टों के अंदर अधिवक्ता हैं 10 साल से, लेकिन वो हाई कोर्ट हो। आपने 3 साल काम करा झारखंड हाई कोर्ट के अंदर, 5 साल काम करा उत्तर प्रदेश के अंदर, तो भाई 8 तो आपका ये हो गया, 2 बिहार में आपने काम करा, तो 10 हो गया कि नहीं हो गया? तो याद रखिएगा, 5 साल या तो जज रहे हाई कोर्ट के, या अन्य हाई कोर्ट, या कई हाई कोर्टों के, ठीक है, अलग अलग हाई कोर्टों के, या 10 साल अधिवक्ता रहे किसी एक हाई कोर्ट के, विभिन्न हाई कोर्टों के, अलग अलग हाई कोर्टों के, एक से ज़्यादा हाई कोर्टों के। या फिर ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही क्लॉज है कि आप राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता बने। आज तक भारत में ऐसा कोई एमिनेंट ज्यूरिस्ट नहीं मिल पाया, ऐसा व्यक्ति जो कोई प्रोफेसर भी हो सकता है, लॉ पढ़ाता हो, ऐसा कोई व्यक्ति जिसे लॉ का बहुत ज़्यादा अच्छा ज्ञान हो। कहा जाता है कि PV नरसिम्हा राव को विधि के मामले में काफ़ी अच्छा ज्ञान था। ऐसे कई लोग हैं, मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं कह रहा कि एमिनेंट ज्यूरिस्ट बना दिया जाए, बट आई एम टॉकिंग यू ऑन द फैक्ट्स दैट यस दिस पॉइंट एग्जिस्ट कि समवन कुड बी प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एलिवेशन कहते हैं, एलिवेशन बनाना, चढ़ाना ऊपर, ठीक है। तो ये बात आई समझ में? तो बेटा ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की प्रक्रिया होती है। अब आगे बढ़ते हैं, आइए आगे देखते हैं। तो बेटा ये क्लियर हो गया। अब हाई कोर्ट की भी बात कर लेते हैं। हाई कोर्ट के जज के लिए क्या पावर चाहिए, यानी आपको क्या एलिजिबिलिटी, अहर्यता चाहिए, उसको वर्णन किया गया है 217 में। तो हाई कोर्ट के जज बनने के लिए सिंपल सी बात है, आप नागरिक होंगे, सेम डिट्टो जो वहाँ पर बात थी। LLB LLM की डिग्री होना ये कोई बेसिक पॉइंट नहीं मानता मैं, बिना डिग्री के आप कैसे वकील, ठीक है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत नामांकन होना चाहिए, ये भी ठीक है, लेकिन आपको ये 10 और 10 याद रखना है। कम से कम 10 वर्ष आप न्यायिक अधिकारी के रूप में काम कर चुके हो, यानी कि एटलीस्ट कम से कम आपको 10 साल जुडिशियल ऑफिसर होने का एक्सपीरियंस रहा हो, या 10 साल आप अधिवक्ता रहे हों एक हाई कोर्ट के। सर अभी तो आपने पीछे बोला था सुप्रीम कोर्ट में कि एक या अन्य हाई कोर्ट के,
लेकिन बेटा आप जिस उच्च न्यायालय के जज बनने के लिए प्रमोट हो रहे हैं, यहाँ पर एक कंडीशन है कि आपको, ठीक है, कम से कम 10 वर्षों का अनुभव जो होना चाहिए अधिवक्ता के, वो उसी हाई कोर्ट में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऐसी कोई पॉइंट या ऐसा कोई ग्राउंड लिखा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब बात करते हैं रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पे, कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया कैसे जाता है। अच्छा पॉइंट है ना, जानने की उत्सुकता भी आप में भरी होगी कि सर हमें तो जानना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे हटाया जाता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। सर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्यों रिस्पॉन्सिबल है बेटा? क्योंकि इंडिया में चलता है डॉक्ट्राइन ऑफ चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस सर इसका मतलब क्या है? एक दूसरे को जांच करना। अगर आप सोचते हो भारत का सबसे वरिष्ठतम पद राष्ट्रपति है, तो आप गलत सोचते हैं। राष्ट्रपति जी को भी, वो भी उत्तरदायी हैं संसद के प्रति, वरना संसद उन पर महाभियोग चला देगी। अगर आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट के जज तानाशाह हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया नहीं जा सकता, तो संसद रिमूवल ऑफ जजेस नाम का एक प्रस्ताव पारित कर देगी। ध्यान रहे आप न्यूज़पेपर वाले नहीं हैं, आपको एक कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इम्पीचमेंट राष्ट्रपति के लिए होता है और रिमूवल ऑफ जजेस नाम से एक प्रपोज्ड मोशन मूव किया जाता है संसद के अंदर। कभी भी जजेस का इम्पीचमेंट नहीं होता। एक्चुअली ये टर्म अमेरिका से लेकर के लोगों के बीच में एक भ्रांति फैली है। अमेरिका में प्रेसिडेंट और जजेस दोनों को इम्पीचमेंट वर्ड ही बोला जाता है। वहाँ दो तरीके के हाउस होते हैं, वहाँ की संसद को कांग्रेस कहते हैं। एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक सीनेट होता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंक्वायरी हाउस होता है, सीनेट चार्जेस पे इन्वेस्टिगेशन के बाद में हटाने वाला हाउस बनता है, रिमूवल हाउस बनता है। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में सिस्टम अलग है। और साथ ही साथ यहाँ जजेस को हटाने के लिए सेम उसी तर्ज पे जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए 1/4 सदस्य चाहिए होते हैं और 14 दिन का नोटिस दिया जाता है, ऐसे यहाँ पर भी किसी भी जज को हटाने से पहले उसे इन्फॉर्म किया जाता है और कितने प्रपोजर्स की ज़रूरत होती है, आइए ये आगे समझते हैं। आर्टिकल नोट कर लीजिए, भारत में जजेस को हटाने के लिए आर्टिकल 124 ही उत्तरदायी है और साथ में एक अधिनियम पढ़ा जाता है जिसे कहते हैं जजेस इंक्वायरी एक्ट, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। और दो आधार हैं बच्चों, दो ग्राउंड है रिमूवल के। पहला ये है कथित दुर्व्यवहार, ठीक है। और दूसरा होता है इनकैपेसिटी, असमर्थता, व्हेन द पर्सन इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, तो समझते हैं उसे असमर्थता। लेकिन ये एनीथिंग ना बोल करके जुडिशियल वर्क डिलीवर करने में, जैसे किसी को स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, किसी को दिमाग संबंधित कोई बीमारी हो गई भूलने की, तो ऐसे व्यक्ति को आप न्यायाधीश के रूप में अपेक्षित है क्या? नहीं है सर, अपेक्षित नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो कथित दुर्व्यवहार करता हो, लोगों को मारता हो, दलितों के लिए कुछ अलग तरीके की टिप्पणी पास करता हो, महिलाओं को देख करके कुछ अलग तरीके की टिप्पणी पास करता हो, या करप्शन में जो कई बार ऑलरेडी नामित हो, तो बच्चों ऐसे किसी जज को आप इन दो मामलों में हटा सकते हैं, सिंपल सी बात है। और आपका मतलब यहाँ पे संसद होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए इसके लिए एक मोशन होता है और यदि ये मोशन की एक कंडीशन है कि इस मोशन को, मैं राइटिंग के लिए क्षमा चाहता हूँ, कृपया राइटिंग के लिए अवॉइड करें क्योंकि नोट्स चलते हुए ट्रेन बस में एग्ज़ाम के कारण बनाए गए हैं, पर ठीक है, मैं आपको जो PDF या स्लाइड दूंगा वो आपको बेहतर क्वालिटी में मिलेगी, आप निश्चिंत रहें, ठीक है। तो अभी राइटिंग के लिए थोड़ी क्षमा चाहूँगा। तो बच्चों जो लोकसभा है, याद रखिएगा, वहाँ से 100 सदस्यों का समर्थन प्रदान होना चाहिए। और अगर राज्यसभा में जजेस को हटाने के लिए प्रस्ताव मूव किया गया है तो 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य होता है, ठीक है। राज्यसभा में क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 होती है, लोकसभा में अधिकतम स्ट्रेंथ 550 होती है, आपको पता होना चाहिए। तो ये अनुपात डबल ही रहता है, राज्यसभा का डबल लोकसभा में रहता ही रहता है, ऐसा कई जगह देखने को मिलता है। यदि लोकसभा में जजेस को हटाने का प्रस्ताव पारित हुआ, हाँ, तो 100 सदस्यों द्वारा समर्थन लोकसभा से, राज्यसभा से 50 सदस्यों द्वारा समर्थन, ठीक है। अच्छा ये समझिएगा कि लोकसभा राज्यसभा के दो बॉस होते हैं। बॉस मैं आम भाषा में नहीं कह रहा हूँ, इनको बॉस बोला जाता है। बेटा बॉस कौन होते हैं? लोकसभा के अंदर स्पीकर अध्यक्ष महोदय, राज्यसभा के अंदर कौन होते हैं? सभापति महोदय। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि लोकसभा के स्पीकर के हाथ में डबल पावर है, विच इज़ वेरी वेरी वेरी, यू कैन लाइक से वेरी डेंजरस। जब राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट के लिए नाम जाता है, 1/4 लोग प्रस्ताव लेकर के स्पीकर के पास जाते हैं कि राष्ट्रपति को इम्पीच कर दो, महाभियोग चला दो, तब भी लोकसभा या राज्यसभा जहाँ पे इम्पीचमेंट मोशन मूव किया जाता है, वहाँ के सभापति और वहाँ के अध्यक्ष को, इनको संयुक्त रूप से जब मिला के बोला जाता है तो पीठासीन अधिकारी बोला जाता है। जब मैं दोनों की बात करूँगा तो पीठासीन बोलूँगा, मतलब जब ना मुझे लोकसभा का नाम लेना ना राज्यसभा का, सीधे बोल दूँगा पीठासीन, यानी कहीं का भी हो सकता है। तो बेटा ऐसी कंडीशन में पूरी तरीके से स्पीकर का निर्णय होता है कि लास्ट मोमेंट तक स्पीकर क्या कर सकता है, इनका नाम का प्रस्ताव जो पारित होने के लिए आया है उसको मना कर दे। जी हाँ, मतलब अगर
100 लोग लोकसभा से एक चिट्ठी लेके पहुंचे, जैसे प्रस्ताव कहते हैं कि ये लीजिए स्पीकर महोदय, ये जज ठीक काम नहीं कर रहा। तो स्पीकर पता क्या कहेगा, लाओ चिट्ठी, फोल्ड इट एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन। सीधी बात। आपको विश्वास नहीं हो रहा चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के केस में, ये चीज़ देख लीजिए ना। उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मूव करने के लिए स्पीकर ने पूरी की पूरी कार्रवाई वहीं पर समाप्त कर दी थी। तो इसमें भाई स्पीकर का अधिकार है, वो कुछ ऐसा नहीं कर रहा है कि जो इन ह्यूमन हो या इन ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रॉकेट साइंस हो, ये उनका अधिकार है। ठीक है, वेंकैया नायडू साहब ने ऐसा किया था चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के केस में, आप देख लीजिएगा। वो राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, राज्यसभा के सभापति। ओके, अगर ये अलाउ कर देते हैं तो क्या होता है, अगर ये अलाउ कर देते हैं बच्चों तो